हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 19 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है जस्टिस कांट बी सिलेक्टिव। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का दृष्टिकोण सही भी है और गलत भी। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2 और सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। मलयाली पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की रिहाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की टिप्पणी ने तीखी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। श्री कप्पन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तब गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह एक दलित लड़की के कथित बलात्कार और मौत मामले में रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहे थे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश बोबडे, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. सुब्रमणियन की पीठ ने उपयुक्त ही कप्पन के वकीलों से पूछा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय के पास क्यों नहीं गए, जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास आए हैं। देखिए, हाल ही में मलयाली पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह हाथरस जा रहे थे एक दलित लड़की के कथित बलात्कार और मौत मामले में रिपोर्टिंग के लिए। उन्हीं की जो जमानत याचिका थी आर्टिकल 32 के तहत, जिसको उनके वकीलों ने दायर किया, उस पर सुनवाई करते वक्त मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. सुब्रमण्यम की पीठ ने कप्पन के वकीलों से पूछा कि वे अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के पास आए हैं, वो पहले उच्च न्यायालय के पास क्यों नहीं गए ये जमानत याचिका लेकर के। यदि हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो उसे संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पास जाने के किसी व्यक्ति के आधार की रक्षा करता है। उपयुक्त है कि इसे बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। देखिए, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ये इतना महत्वपूर्ण है। ये अब दरअसल है क्या, ये पूरा मुद्दा थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के, एस.ए. बोबडे, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं, उन्हें धीरे धीरे उन याचिकाओं को डिस्करेज करने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो इस समय आर्टिकल 32 के तहत जो याचिकाएं दायर की जा रही है उन्हें धीरे धीरे डिस्करेज कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हाई कोर्ट जो है वो जो फंडामेंटल, जो मौलिक अधिकार हैं, उन्हें अपहोल्ड करने की क्षमता हाई कोर्ट के पास भी है अंडर आर्टिकल 226 आर्टिकल के तहत। यदि आर्टिकल 32 के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक ऐसी, आप बात कर सकते हैं, एक ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को पूरे तरीके से बचाने का प्रयास वो इस आर्टिकल के तहत है। इस आर्टिकल के तहत ये हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इस आर्टिकल के तहत जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो डायरेक्शंस या रिट जो है वो इशू कर सकता है
फॉर एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। जो रिट्स इशू की जाती हैं वो 5 हैं, जिनका नाम है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्शियरी और पांचवा है क्यू वारंटो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने का जो हक है किसी भी व्यक्ति के पास, उसे कोई भी सस्पेंड नहीं कर सकता है। या तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे कि अगर हम लोग नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में बात करें आर्टिकल 359 के संदर्भ में, तो प्रेसिडेंट जो है वो इस राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। यहां पे एक बात यह भी समझने वाली बात है कि जब फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट की बात होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है, वो ओरिजिनल है। आप ये भी समझिए कि यदि यहां पे जो बात हुई है आर्टिकल 226 के तहत, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट 226 के तहत इन सभी मामलों को देख सकती है, तो जो आर्टिकल 226 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि वो एक हाई कोर्ट को एम्पावर करता है रिट्स इशू करने के लिए। वो रिट्स भी सेम, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो। क्यों? इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड फॉर एनी अदर पर्पस। अब यहां पे ये जो बात है एनी अदर पर्पस, ये जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं एनी अदर पर्पस, तो ये एनी अदर पर्पस, इसका यहां पे मतलब क्या है? जब मैं आपसे कहता हूं एनी अदर पर्पस, इसका मतलब ये होता है कि भाई किसी ऑर्डिनरी लीगल राइट के इन्फोर्समेंट के संदर्भ में बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये कि हाई कोर्ट जो है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जारी कर सकते हैं, किसी और पर्पस के लिए नहीं। जबकि हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है किसी भी पर्सन के लिए, अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। साथ ही साथ अपनी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसमें तो कर ही सकता है, उसके अलावा जो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर का एरिया है वह उसमें भी कर सकता है। तो ये आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो एक दूसरे से कैसे अलग है और कितना अलग है। मुख्य न्यायाधीश का यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 की याचिकाओं को हतोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, इस मायने में उपयुक्त है कि यदि सभी याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के पास जाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लगे, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अन्य मामलों की सुनवाई के लिए बहुत कम समय होगा। देखिए, एक इसमें जो कथन है वह कुछ यह भी है कि यदि हर व्यक्ति उच्च न्यायालय के पास ना जाकर के सर्वोच्च न्यायालय के पास ही अपनी पिटिशंस लेकर के आया, तो जो बाकी मसले जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे हैं उन्हें सुनने का वक्त कब मिलेगा। यद्यपि यही सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि निश्चय ही पहले निचली अदालत में याचिकाएं प्रस्तुत की जाएं, लेकिन वहां लंबित मामलों की बड़ी संख्या के कारण देर लगती है और इस देरी से फिर अभियुक्तों के लिए न्याय में देरी की स्थिति बनती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी इस बात का संज्ञान लेने की जरूरत थी कि यदि निचली अदालतों में जाया जा रहा है, निचली अदालतों में यदि याचिकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, तो वहां पे ऑलरेडी इतने लंबित मामले हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है। और यदि ये देरी होती है तो इससे जो अभियुक्त हैं उनके लिए, यदि उनके न्याय के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो उनके न्याय में देरी होने की स्थिति हमारे पास बनेगी। तो उच्च जो न्यायालय है और जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहां पे सर्वोच्च न्यायालय को पूरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि सिचुएशन क्या और किस तरीके से चेंज की जा सकती है। वर्तमान परिदृश्य, निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में वर्तमान में 4.1 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में 63,000 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की बात करें तो 4.1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ निचली अदालतों में और उच्च न्यायालयों में है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में यह संख्या 63,000 मामलों की है। लंबित मामलों की अधिक संख्या, जिनमें महामारी और अदालत के सामान्य कामकाज पर आरोपित विभिन्न प्रतिबंधों के कारण और वृद्धि हुई है, के लिए न्यायपालिका के संख्या बल में गंभीर कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
देखिए, ये जो मामले इतने जो लंबे थे उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह, अदर देन ये जो महामारी हुई और जो सामान्य काज का काम में जो तरीके थे काम करने के, उसमें जो अलग अलग तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, वो तो एक कारण है ही। साथ ही साथ ये जो जजों की जो कमी है, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इतने मामले जो हैं वो लंबित होते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही तकनीकी समाधानों में, जिनमें से अधिकांश की घोषणा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई कोर्ट्स मिशन मोड कार्यक्रम के तहत की गई थी, धीमी गति ने भी योगदान किया है। उच्च न्यायालय के लिए अनुमोदित 1079 न्यायाधीशों की संख्या बल की तुलना में वर्तमान में 673 न्यायाधीश ही उपलब्ध हैं, जबकि निचली अदालतों में भी संख्या बल की ऐसी ही अपर्याप्तता मौजूद है। यदि हम लोग संख्या बल के संदर्भ में बात करें तो कुल जो उच्च न्यायालय हैं उनके लिए जो अनुमोदित जजों की संख्या है वो लगभग 1079 है, लेकिन इस समय जो मौजूदा जज हैं वो मात्र 673 हैं। और ऐसी ही अपर्याप्तता जजों के नंबर्स में हमको निचली अदालतों में भी देखने को मिलती है। आश्चर्य नहीं है कि इस परिदृश्य में निचली अदालतों में लंबित मामलों का लगभग 5वां हिस्सा 5 वर्ष से अधिक समय के से अधर में है। यदि हम लोग सिचुएशन की बात करें तो निचली अदालतों की हालत तो और खराब है, वो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं। आगे का रास्ता, इसके परिणाम स्वरूप पत्रकार कप्पन बिना सुनवाई के 5 अक्टूबर से जेल में बंद हैं। उन्हें गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध रखने के भारतीय कानून के सबसे कठोर प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। यदि हम लोग पत्रकार की बात करें सिद्दीकी कप्पन की, तो वो 5 अक्टूबर से जेल में बंद हैं और उनके ऊपर जो एक्ट लगा है वो यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको आज के समय में एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ के फॉर्म में देखा जा सकता है। वास्तव में कई प्रमुख नागरिक और आम लोग जेल में बंद रहने को विवश हैं, क्योंकि नियत प्रक्रिया अनुचित विलंब में बदल जाती है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के उपयोग के संबंध में चयनात्मक होना भी सही नहीं है। और देखिए, यहाँ पे सिर्फ सिद्दीकी कप्पन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कई और नागरिक हैं, जैसे कि अधिवक्ता सुधा भारद्वाज और भी कई लोग हैं जो इन वजहों से जेलों में काफी लंबे समय से हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी चीज का ध्यान देखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जो बयान आया है, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो कहा है कि वो डिस्करेज करने की बात कर रहे हैं उन पिटिशंस की जो आर्टिकल 32 के तहत आ रही हैं, वह गलत होगा ऐसा कहना। सुप्रीम कोर्ट सिलेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों सिलेक्टिव होने की बात हो रही है? आप देखिए, हाल ही में रिपब्लिक टीवी के जो मालिक हैं अर्णव गोस्वामी, उनके केस को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी भी जो जमानत अर्जी थी आर्टिकल 2032 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, लेकिन उस केस में हमें ये चीज समझनी है कि सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले अर्णव गोस्वामी और उनके लॉयर्स ने हाई कोर्ट का भी रुख किया। जब हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अनुच्छेद 32 के उपयोग से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने की प्रवृत्ति से मुख्य न्यायाधीश भले ही कितने भी रुष्ट रहे हों, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 32 से प्राप्त अधिकार केवल तभी अवरुद्ध हो सकते हैं जब आपातकाल में उन्हें निलंबित कर दिया गया हो या जब तक संविधान ने इन्हें संशोधित ना कर दिया जाए। देखिए, अब चाहे अनुच्छेद 32 को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनका ओपिनियन चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अनुच्छेद 32 से जो अधिकार प्राप्त हैं वो तभी अवरुद्ध हो सकते हैं या तो उन्हें आपातकाल इमरजेंसी के दौरान निलंबित कर दिया गया हो और या संविधान में इन्हें संशोधित कर दिया हो। तब तक हम या सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सीजीआई हैं उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 32 को एक ऐसा अनुच्छेद क्यों कहा गया है जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का रिक्त क्षेत्र अधिकार उच्च न्यायालय के रिक्त क्षेत्र अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। थैंक यू।